देखिए, इस वीडियो में मैं आपको 12 किताबों के बारे में बताऊंगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये 12 की 12 किताबें आपके पास जरूर होना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि स्टूडेंट जाता है, टीचर से पूछता है कि मुझे ग्रामर सीखना है, और हमेशा जवाब यही मिलता है कि रेन एंड मार्टिन से पढ़ लो। अगर आपका इंग्लिश से कुछ भी वास्ता पड़ा है आज तक, आपने इस किताब का नाम जरूर सुना होगा। मुझे आज तक एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने इस किताब का नाम नहीं सुना हो, और ज्यादातर लोगों के पास ये किताब होती भी है। पर आप खुद सोचो कि कोई किताब है, बहुत ही ज्यादा मशहूर है, सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी किताब है, और ज्यादातर लोगों के पास है भी, तो फिर सब लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख गए? दूसरी चीज होता यह है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, इंग्लिश सीख लेंगे और वो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, और क्योंकि सभी शॉर्टकट होते हैं तो वो देखते हैं ऐसी कोचिंग जहां पर 70, 80 या 90 घंटे में अंग्रेजी सिखाने का वादा होता है। पर आप इस चीज को भी सोच के देखो कि कोई भाषा जो कि इतनी आसान है कि जिसे 70, 80 या 90 घंटे में सीखा जा सकता है, तो फिर दुनिया की सभी भाषाएं खत्म हो जाएंगी, फिर केवल इंग्लिश ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इतनी आसान भाषा, इसको तो 70, 80, 90 घंटे में सीखा जा सकता है। अगर ये वाली बात सच लग रही है तो इस चीज को भी सोच के देखो कि फिर जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, 12 साल पढ़ा है, जो फर्स्ट से लेकर 12th तक जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, वो इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा है? इसकी केवल और केवल एक वजह है, और वो वजह यह है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और किसी भी लैंग्वेज को सीखने का सही तरीका यह होता है कि पहले उस भाषा के सेंटेंसेस सीखो और बाद में उसकी ग्रामर सीखने की कोशिश करना शुरू करो। हिंदी हमें इसलिए आती है क्योंकि हमने पहले उसके सेंटेंसेस सीखे और बाद में उसकी ग्रामर सीखने की कोशिश करी। इंग्लिश हमें इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें टीचर्स ने पहले ग्रामर सिखाई और उसके बाद हमसे कहा कि इंग्लिश में बोलो, नहीं तो फाइन लगेगा। और इसी वजह से मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं उतनी अच्छी इंग्लिश कभी भी नहीं बोल पाऊंगा जितनी अच्छी हिंदी मैं बोल सकता हूं। दूसरी वजह यह हुई कि हमें स्कूल्स में उन किताबों से पढ़ाया गया जिनके पब्लिशर्स हमारे स्कूल वालों को ज्यादा कमीशन देते थे। और कमीशन वो देता है जिसकी किताब रद्दी होती है, जिसकी किताब में कोई दम नहीं होता, जिसकी किताब मार्केट में बिकती नहीं है, और ऐसी किताब जो मार्केट में बिकती नहीं है वो स्कूल में जाके चिपका देता है। क्योंकि वो किताबें रद्दी हैं, उनसे हाथ तो तापा जा सकता है पर ज्ञान की जोत नहीं जलाई जा सकती। देखिए, अगर आपको बेहतरीन इंग्लिश सीखना है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप बेहतरीन किताबों से पढ़ें, और बेहतरीन किताबें जो हैं वो केवल बेहतरीन टीचर्स ही लिख सकते हैं। ये 12 की 12 किताबें बेहतरीन हैं और बहुत ही बेहतरीन टीचर्स के द्वारा लिखी गई हैं, तो इन्हें आप जरूर पढ़ें। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली किताब है ग्रांट टेलर के द्वारा लिखी गई इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं तो यह पहली किताब है जो आपको पढ़ना चाहिए। इस किताब को पढ़ चुकने के बाद आपके अंदर ग्रामेटिकल सेंस डेवलप हो जाएगा। आप ग्रामर का एक शब्द भी नहीं सीखेंगे, पर आपको काम चलाओ ग्रामर पूरी की पूरी आ जाएगी। इस चीज को भी समझ लीजिए कि जब आप किसी इंग्लिश क्लास में जाते हैं और जो 70, 80, 90 घंटे में सिखाने की बात करते हैं, वो आपको स्ट्रक्चरल ग्रामर सिखाते हैं, पर पूरे 70, 80 या 90 घंटे के अंदर जो स्ट्रक्चर्स सिखाए जाते हैं वो होते हैं तकरीबन 60। इस किताब को पढ़कर आप 783 स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, और रोजमर्रा में जितनी भी बातें की जाती हैं आप सब फ्लुएंटली कर पाएंगे। इस चीज को भी समझ लीजिए कि इंग्लिश बोलने का मतलब यह नहीं होता कि 50 लोगों के सामने खड़े हो गए और डाउरी पे या लव मैरिज या अरेंज मैरिज पर या ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। रोजमर्रा की बातचीत में जिस तरह की बात की जाती है वो असल इंग्लिश है। यानी यार जरा सा खिसक ना जरा, अबे क्या पागल हो रहा है क्या? अरे तुम वहां पे चले जाओ ना यार। ये है असल इंग्लिश, आप ये वाली इंग्लिश सीख जाओगे। सबसे पहले इस किताब को 8 बार पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर आप दूसरी कोई किताब खोलेंगे। दूसरी किताब है रेमंड मर्फी के द्वारा लिखी गई एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर।
इस किताब का आपको सेकंड एडिशन लेना है एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, पीली वाली किताब। इस किताब का जो नाम है एकदम सटीक है। इंग्लिश की बेसिक्स सीखने के लिए इससे बेहतर किताब आज तक नहीं लिखी गई। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इस किताब की यह है कि इसके अंदर ग्रामर ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सिखाई गई है, यानी इस किताब के अंदर प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर नहीं सिखाई गई है, यानी इसमें यह नहीं बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस किताब को पढ़कर आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। टेंसेस और मॉडल्स इस किताब से अच्छे किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगे आपको। आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, यह किताब आपके लिए समान रूप से यूजफुल है। तीसरी किताब है जेराल्डीन वुड्स के द्वारा लिखी गई इंग्लिश ग्रामर फॉर डमीज। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और बहुत ही सिंपल इंग्लिश के अंदर हर चीज समझाई गई है। दूसरी चीज यह होगी कि आप जब इस किताब से पढ़ोगे तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगी कि कितनी ग्रामर सीखना जरूरी है और कितनी ग्रामर आप सीखने की कोशिश करोगे तो वो ओवर एक्टिंग हो जाएगी। तीसरी चीज, जेराल्डीन वुड्स का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, तो आप जब इस किताब को पढ़ रहे होगे तो आप बार बार हंसोगे। चौथी चीज, जेराल्डीन वुड्स तकरीबन 40 सालों से गिफ्टेड स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रही हैं और इस तरह के डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को इतने साल पढ़ाने की वजह से उनकी जो बात है, उनके लिखने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पांचवी चीज, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यह किताब आपके पास जरूर होना चाहिए। ये किताब असल में तो आपके क्यूरिकुलम में होना चाहिए, कोर्स में, और ये किताब आपको 4 साल पढ़ाई जाना चाहिए। और अगर वो नहीं पढ़ाए तो आप खुद पढ़ो। चौथी किताब है माइकल स्वान के द्वारा लिखी गई प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज। इस किताब में उन्होंने उतनी ही ग्रामर सिखाई है जितनी की ग्रामर सीखने की जरूरत है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब इस किताब की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि यह असल में बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपको इंग्लिश सीखते हुए 3-4 साल नहीं हुए हैं तो आप इस किताब का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इस किताब को पढ़ने का यह है कि आपको ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का अंतर समझ में आ जाएगा। अब जो हमारे कोर्स में है वो तो असल में हमने ब्रिटिश इंग्लिश सीखी है, पर हमारी कोशिश हमेशा अमेरिकन इंग्लिश सीखने की होना चाहिए क्योंकि अमेरिकन्स आर द जॉब प्रोवाइडर्स। दूसरी चीज जो इस किताब की बहुत बड़ी खूबी है वो ये कि ये असल में कॉन्वर्सेशनल टोन में लिखी गई है, यानी इस किताब को पढ़ना ऐसा ही है जैसे कि आप माइकल स्वान के साथ बात कर रहे हो। अगली चीज, अगर आप इंग्लिश टीचर हैं या आप अपनी जिंदगी में कभी इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो ये किताब आपकी जरूर पढ़ी हुई होना चाहिए। दूसरी चीज, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाती है, उन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बेस्ट है। पांचवी किताब है नॉर्मन ल्यूइस के द्वारा लिखी गई वर्ड पावर मेड इजी। इंग्लिश वोकेबलरी इंप्रूव करने के लिए इससे बेहतर किताब है ही नहीं। 47 सेशंस हैं इस किताब में जिन्हें 47 डेज के अंदर ही करना चाहिए, न कम न ज्यादा। बस आप केवल इतना ध्यान रखिए कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो 4th से लेकर 13th सेशन तक आप 46 सेशन के बात करें। छठी किताब है विलियम जिंसर के द्वारा लिखी गई ऑन राइटिंग वेल। इस किताब को पढ़कर आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि लिखने का सही तरीका क्या होता है। बहुत छोटी किताब है पर गागर में सागर है। इस चीज को भी समझ लीजिए कि स्कूल्स और कॉलेजेस में होता यह है कि उसी स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स आते हैं जो कि ज्यादा लिखकर आता है, और क्योंकि हम ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं हम कभी भी टू द पॉइंट लिखना नहीं सीख पाते। इसका सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं जहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स लिखना होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इस किताब को पढ़ने का आपको यह मिलेगा कि जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं उनको लिखने का सही तरीका आपको मालूम चल जाएगा। इस किताब की सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि इस किताब के अंदर
पंक्चुएशन और फॉर्मेटिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है। 7वीं किताब है विलियम स्ट्रंक जूनियर और E.B. वाइट के द्वारा लिखी गई द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। इस किताब को पढ़कर आप फॉर्मेटिंग और पंक्चुएशन बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और आपको एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कि कब, कहां, कैसे, क्या लिखना है। इंजीनियर्स, BBA और MBA के स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, उनको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। यह किताब आपकी राइटिंग स्किल्स में जान डाल देगी। अगर इस किताब को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर में से भी गलतियां निकाल लोगे। 8वीं किताब है इबेंजर कोभाम ब्रूअर और एड्रियन रूम के द्वारा लिखी गई ब्रूअर्स डिक्शनरी ऑफ फ्रेज एंड फेबल। अगर आप इंग्लिश वर्ड्स की बारीकियां सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश की जीके बढ़ाना चाहते हैं, जीके यानी जबरन की नॉलेज। देखिए, एक्सपर्ट वो व्यक्ति होता है जिसको नेसेसरी इंफॉर्मेशन तो मालूम ही होती है, पर साथ ही साथ उसको फालतू की इंफॉर्मेशन भी मालूम होती है। अगर इस किताब को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप ना केवल शब्द सीखेंगे बल्कि आप शब्दों के बारे में, इडियम्स के बारे में, फ्रेजेस के बारे में बात करना भी सीख जाएंगे। 9वीं किताब है रैपिडेक्स सेल्फ लेटर ड्राफ्टिंग कोर्स, पुस्तक महल के द्वारा प्रकाशित की गई। आप अपनी जिंदगी में जितने भी तरह के लेटर्स लिख सकते हो वो सब आपको इस किताब में मिल जाएंगे। ऐसा कोई लेटर है ही नहीं जो इस किताब को पढ़ने के बाद नहीं लिखा जा सकता हो। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको लिखने की टोन का अंदाजा हो जाएगा, यानी आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर किसी चीज को इस तरह से लिखोगे तो सामने वाले को यह समझ में आएगा कि आप गुस्से में हो, और आप इस चीज को इस तरह से लिखोगे तो सामने वाले को यह चीज समझ में आएगी कि आप विनम्रता पूर्वक बात कर रहे हो। 10वीं किताब है कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड रेफरेंस डिक्शनरी। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर कठिन से कठिन शब्दों को आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करके समझाया गया है। अगर आपको किसी शब्द का एग्जैक्ट मतलब चाहिए तो ऑक्सफोर्ड से बेहतर कोई किताब है ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखें कि आप कहीं ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी नहीं ले लें। 11वीं किताब है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वर्ड का मतलब समझाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस का प्रयोग किया है, और सेंटेंसेस भी उस तरह के इस्तेमाल किए हैं कि अगर आप उस सेंटेंस को पढ़ लो और जरा सा विचार करो तो आपको उस शब्द का अर्थ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज, अगर आपको पढ़ने का शौक है और आपको पढ़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा तो आप इस डिक्शनरी को पढ़ना शुरू कर दो। आपकी इंग्लिश अपने आप ही एक बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति की होती चली जाएगी, क्योंकि सेंटेंसेस जो हैं वो लिटरेचर से लिए गए हैं और बहुत ही हाई लिटरेचर के लिए गए हैं। पर हाई लिटरेचर से लेने के बावजूद उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है कि वो जो सेंटेंसेस हैं बहुत ही यूजफुल और यूजेबल हैं। आखिरी किताब है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इडियम्स। अब देखिए, इडियम की जो डिक्शनरी है वो ऑक्सफोर्ड वालों की भी आती है, पर उसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि उन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं। तो अगर आपको कोई इडियम आती है और आप उसका वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि आपको वो इडियम नहीं आती है, और इसीलिए कैम्ब्रिज की किताब से पढ़ना चाहिए। यहां पर अगर आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर इडियम्स या फ्रेजेस पूछे जाते हैं तो कैम्ब्रिज की किताब तैयारी करने के लिए बेहतरीन है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।